नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ही व्याख्या भाग कर चुके हैं हमारे 2 पद्यांशों की। आज हम उससे आगे व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने व्याख्या भाग में देखा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी सिंगल द्वीप की कथा सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो वर्णन करूँगा वो दर्पण की भांति निर्मल है। जैसे दर्पण में सब कुछ जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है, इसी तरह मेरे द्वारा किए गए वर्णन की विशेषता भी यही होगी कि सिंगल द्वीप में जो जैसा है मैं वैसा ही उसे वर्णन करूँगा। इसके पश्चात वो अपने दूसरे पद्यांश में सिंगल द्वीप की राजा गंधर्व सेन की पराक्रमशीलता का वर्णन करते हैं। आगे आज हम देखते हैं, आज जो हम व्याख्या करेंगे उसमें वो सिंगल द्वीप में पाए जाने वाले उद्यान और आम के बगीचों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, सबसे पहले व्याख्या करते समय हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या और फिर विशेष लिखना है। विशेष के अंदर जो भी व्याख्या भाग हमने पढ़ा है उसका सार रूप बताना है और उसके अंदर कौन से अलंकार, कौन से रस, कौन से गुण, कौन सी वृत्ति, कौन सी रीति, शब्द शक्तियाँ इत्यादि का प्रयोग हुआ है वो हमें उसके विशेष में बताना है। तो इसकी सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने सिंगल द्वीप के आम के उद्यान का वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में कवि कहता है, जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई। दीप का मतलब द्वीप, नियरवा का अर्थ है निकट, कबिलास, कबिलास का अर्थ होता है स्वर्ग। अवधी भाषा है ये, तो अवधी भाषा में स्वर्ग को क्या कहते हैं? कबिलास। नियर का अर्थ है निकट। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहे हैं कि जब कोई इस द्वीप के पास जाता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के निकट आ गया हो। जनु कबिलास नियर भा आई, जानो जैसे कि स्वर्ग के निकट आ गया है। तो यहाँ पर जो वाचक शब्द है जनु, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है। जनु, जानो, मनु, मानो, ये जो शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। और यहाँ पर कवि ने संभावना व्यक्त की है कि द्वीप के नज़दीक जाने पर ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग के निकट आ गए हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है इन काव्य पंक्तियों में। घन अमराऊ लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लगी आकाशा। कवि कहते हैं कि द्वीप के चारों ओर घने आम के बाग लगे हुए हैं। घन अमराऊ, अमराऊ का अर्थ आम के बाग, चहु का अर्थ चारों, पासा का अर्थ दिशाएं, चारों ओर या चारों दिशाएं। कि द्वीप के चारों ओर घने आम के पेड़ लगे हुए हैं। उठा भूमि हुत लगी आकाशा, आकाशा का अर्थ आकाश, हुत का अर्थ है स्पर्श करता हुआ, जो कि पृथ्वी से उठकर आकाश का स्पर्श कर रहे हैं। यानी द्वीप के चारों ओर आम के घने पेड़ लगे हुए हैं जो कि भूमि से उठकर आकाश का स्पर्श करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तरीवर सबे मल्यगिरी लाई, भई जग छा है रैनी हुई आई। कवि कहते हैं कि वहाँ पर सिंगल द्वीप के अंदर जो पेड़ है, तरीवर का अर्थ है पेड़, मल्यगिरी का अर्थ है मल्य पर्वत की चोटी, मल्य पर्वत, कि वहाँ जो पेड़ है वो इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब पेड़ मल्य पर्वत से लाए गए हैं। भई जग छा है, जग संसार, छाया का अर्थ छाया,
और उन पेड़ों से संसार भर में छाया हुई है। रैनी हुई आई, रैनी का अर्थ है रात, और वे इतने सघन है कि वे रात्रि का अनुभव करवा रहे हैं। मलय समीर सुहावन छाहा, उनकी छाया में मलय पर्वत की सुगंधित वायु सबको अच्छी अनुभव हो रही है। मलय समीर, समीर का अर्थ है हवा, वायु। सुहावन सुगंधित, छाहा छाया, कि उन पेड़ों की छाया में मलय पर्वत से आने वाली समीर है, हवा है, वो अत्यंत सुगंधित अनुभव हो रही है। जेठ, जाड़ लागे ते ही माह, माह का अर्थ है उसके अंदर, ते ही उसके, जाड़ का अर्थ है सर्दी जाड़ा, और जेठ का अर्थ है ज्येष्ठ का महीना, ग्रीष्म ऋतु। उन पेड़ों की छाया के मध्य में जेठ अर्थात गर्मी के दिनों में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। यानी वो पेड़ इतने सघन है, इतनी शीतलता, इतनी ठंडक प्रदान करते हैं कि जेठ के महीनों में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। ओ ही छा है रैनी हुई आए, उन पेड़ों की छाया से रात्रि जैसा अंधेरा हो गया है। हरियर सबे आकाश दिखावे, हरियर का अर्थ है हरा, आकाश का अर्थ आकाश। उन पेड़ों की छाया से रात्रि जैसा अंधेरा हो गया है और उन पेड़ों से सारा आकाश हरा दिखाई देता है। यानी वो पेड़ इतने घने हैं कि उन पेड़ों की छाया के अंदर नीचे बैठकर अगर हम ऊपर देखते हैं तो पूरा आकाश नीले रंग की जगह हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वो पेड़ इतने अधिक सघन है, उन पेड़ों की सघनता के कारण। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, घामू का अर्थ है धूप, पथिक यात्री, पथिक जो पहुँचे सही के घामू, जो यात्री धूप सहकर वहाँ पहुँचता है, दुख बिसरे, वह अपने दुखों को भूल जाता है। बिसरे का अर्थ है भूल जाना, अपने दुखों को भूल जाता है। सुख होई विश्रामु, और वहाँ उन पेड़ों में विश्राम करके सुखी होता है। सुख होई सुखी होता है, विश्रामु विश्राम करके सुखी होता है। जई वह पाई छा है अनुपा, अनुपा का अर्थ है अनुपम। जिस किसी भी मनुष्य ने उस अनुपम छाया को प्राप्त कर लिया है, फिरी नहीं आई सहे यही धूप, वह फिर संसार में आकर धूप नहीं सहता। कवि कहता है जिस किसी भी यात्री ने उस अनुपम छाया, किस अनुपम छाया, सिंगल द्वीप के पेड़ों की, सिंगल द्वीप के उद्यान की अनुपम छाया को पा लिया है, फिरी नहीं आए सहे यह धूप, वह इस संसार में, इस संसार की धूप सहने के लिए वापस नहीं आता। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, इन पंक्तियों में कवि ने आध्यात्मिक संकेत किया है कि जई वह पाई छा है अनुपा, फिरी नहीं आई सहे यह धूप। यहाँ अगर अभिधा शब्द शक्ति से हम इसका अर्थ निकालते हैं तो यही अर्थ निकलता है, जिस यात्री ने इस अनुपम छाया को प्राप्त कर लिया है वह फिर संसार में आकर धूप नहीं सहता। लेकिन यहाँ पर कवि ने आध्यात्मिक संकेत दिया है कि जो मनुष्य साधना के कष्टों को सहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है वह परमानंद को प्राप्त होता है और फिर इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं अस अमराऊ सघन घन, अस अमराऊ, अमराऊ आम का उद्यान, कि इस प्रकार आम का उद्यान अत्यंत ही सघन और घना है। बरनी न पारो अंत, बरनी का अर्थ होता है वर्णन करना, पारो अंत का अर्थ होता है अंत नहीं पा सकता। कवि कहता है कि उसका वर्णन करके अंत नहीं पाया जा सकता। यानी आम का जो उद्यान है वो इतना सघन है कि उसका वर्णन करके उसका अंत नहीं पाया जा सकता। फूले फरे छहों ऋतु, वहाँ छहों ऋतुओं, छहों ऋतुओं अर्थात 12 महीने फल फूल फलते रहते हैं। फूले फरे, फलना फूलना, वहाँ पर 6 ऋतु 12 मासों के अंदर फल फूल फूलते रहते हैं। जान हूँ सदा बसंत,
ऐसा लगता है जैसे वहाँ सदा बसंत छाया रहता है। जानू यहाँ पर फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है कि वहाँ 6 ऋतु और 12 महीनों में फल फूल फूलते रहते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वहाँ सदा बसंत व्याप्त रहता है, सदा बसंत छाया रहता है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है आम के पेड़ों में, सिंगल द्वीप के उद्यान में बसंत की। तो यहाँ और जानू वाचक शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जब आप इसका विशेष लिखोगे तो विशेष के अंदर आपको बताना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप के आम के उद्यानों का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में आप लिखोगे कि यहाँ पर कवि ने आध्यात्मिक अर्थ भी दिया है कि जो मनुष्य साधना के कष्टों को सहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है वह इस संसार में फिर दुख भोगने नहीं आता। दोहा चौपाई शैली है, यानी चौपाई छंद है और दोहा छंद है, तो दोनों को मिलाकर कड़वक छंद बनता है। तो कड़वक छंद का प्रयोग है, चौपाई दोहा शैली का प्रयोग है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधी भाषा, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आपको इसके विशेष में बताना है। अगला जो पद्यांश है उसमें भी आपको प्रसंग वही पहले वाला वैसे ही रखना है जैसे पहले प्रसंग बताया था। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में कवि कहता है फरे आंब अति सघन सुहाए। यहाँ पर कवि सिंगल द्वीप के फलों उद्यान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहाँ अत्यंत सघन आम फले हुए थे। सोहाए सुंदर लगना, जो कि अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ओ जस फरे अधिक सिर नाए, जैसे जैसे उन पर फल लगते थे वे अधिक झुक जाते थे। अधिक सिर नाए, जस फरे, फरे का अर्थ फलना फूलना, कि जैसे उनके ऊपर अधिक फल लगते जाते थे वो झुकते जाते थे। कटहर डार पींड सन पाके, डार का अर्थ है डाली और पींड का अर्थ है तना। कटहल के फल वृक्ष की शाखाओं से लेकर तने तक लदे हुए थे। बड़हर सो अनूप अति ताके, बड़हल का जो फल है वह दिखने में अत्यंत ही अद्वितीय लगता है। अनूप का अर्थ अद्वितीय, दिखने में अद्वितीय लगता है। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, खिरनी पक कर खांड जैसी मीठी हो गई है। जामुन पाकी भंवर अति दीठी, और जामुन है वो पक कर काले हो गए हैं। उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे साक्षात भंवरा हो। जामुन पाकी भंवर अति दीठ, यानी जामुन पक कर काले भंवरे के समान दिखाई पड़ते हैं। नारियल फरे फरी फरहरी, नारियल के पेड़ पर नारियल लग रहे हैं और पुरहरी की बेल है वो फहरा रही है। पूरे जानो इंद्रासन पुरी, पूरा दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात इंद्र की पूरी हो, अर्थात इंद्र का बगीचा हो। तो यहाँ पर भी जानू, तो यहाँ पर भी कवि ने संभावना व्यक्त की है कि उस उद्यान को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि इंद्रासन की पूरी हो, स्वर्ग का उद्यान हो। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुन महुआ चुए अधिक मिठासु, कि जो महुआ है वो अत्यधिक मीठा होकर चू रहा है, उसके अंदर अत्यधिक रस भरा हुआ है जो कि चू रहा है। मधु जस मीठ पहुप जस बासु, मधु का अर्थ होता है शहद। जो महुए का पुष्प है वो शहद की तरह मीठा है। पहुप जस बासु, पहुप का अर्थ होता है पुष्प, बासु का अर्थ सुगंध, कि जो महुए का फूल है वह अत्यधिक मीठा होकर चू रहा है। वह शहद के जैसा मीठा है और उसकी सुगंध है वो फूलों की भांति चारों ओर बिखरी हुई है। और खजहजा अनबन नाऊ, और वहाँ पर सिंगल द्वीप के बागों के अंदर, सिंगल द्वीप के उद्यान के अंदर अनेक प्रकार के, जिनके नाम भी नहीं पता है, इतने प्रकार के मेवे लगे हुए थे। खजहजा का अर्थ है मेवा, अनबन अनेक प्रकार के, और नाउ का अर्थ नाम, कि सिंगल द्वीप के
उद्यान में अनेक प्रकार के, जिनके नाम भी नहीं पता, ऐसे मेवे के फल लगे हुए थे। देखा सब राउन अमराऊ, यह सब उस राजा के आमों के बाग में लगा हुआ था। अमराऊ आमों का बाग, राउन राजा के बाग, यानी यह सब कुछ उस राजा के फलों उद्यान में देखने को मिलता था। लाग सबे जस अमृत शाखा, उनको देखकर, शाखा का अर्थ होता है शाखाएं, अमृत अमृत की तरह सब वृक्षों में अमृत के जैसी शाखाएं लगी हुई थी। रहे लो भाई सोई जो चखा, जो उन्हें चखता था वही लुभा जाता था। लवंग सुपारी जायफल, लवंग का अर्थ है लौंग, लौंग सुपारी और जायफल सब फर फरे अपूर इत्यादि सभी फल अत्यधिक फल फूल रहे थे। आसपास घन इमली जोधनतार खजूर, और उसके आसपास चारों ओर घने इमली के वृक्ष थे। घन इमली, घन घने इमली, इमली के पेड़, उसके आसपास चारों ओर घने इमली के पेड़ थे। जोधनतार खजूर, और घने ताड़ और खजूर के लंबे वृक्ष थे। जोधन का अर्थ है लंबे, तार का अर्थ ताड़, खजूर का अर्थ खजूर, कि घने लंबे ताड़ और खजूर के पेड़ थे। तो इस तरह से इन काव्य पंक्तियों के अंदर कवि ने सिंघल द्वीप के उद्यान का वर्णन किया है। तो आप जब इसका विशेष लिखोगे तो पहली पंक्ति में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप के आम के और उद्यान के फलों का वर्णन किया है। इसके अंदर दूसरी पंक्ति में लिखना है उस फलों उद्यान में भांति भांति के फल फूल और मेवे लगे हुए थे। तीसरी पंक्ति में इसकी भाषा ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है, कड़वक छंद का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार, यहाँ पर कवि ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सब आपको इसके विशेष में बताना है। धन्यवाद।